आज हम लोग इंडिया में और वर्ल्ड में कोल का रिजर्व प्रोडक्शन और उसके जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को समझेंगे। कोल जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोल का बहुत बड़ा रोल है, खास करके आयरन स्टील इंडस्ट्री में। और इसके पहले सबसे पहले जब स्टीम इंजन बना था तो कोल के माध्यम से ही रेलवे का डेवलपमेंट किया गया था और उसी के आधार पर फिर बाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। तो एक प्रकार का जो वैल्यू हम लोगों के दैनिक जीवन में गोल्ड का होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में वही वैल्यू कोल का है, इसलिए कोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो चलिए कोल के बारे में हम लोग समझते हैं। कोल भारत में हो चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, कोल 5 प्रकार के होते हैं। पीट, लिग्नाइट, लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहते हैं, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस जिसको ब्लैक कोल भी कहते हैं, और एंथ्रासाइट जिसको हार्ड कोल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार का कोल होता है। अब कोल बनता कैसे है? तो कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है एक प्रकार का, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों के लंबे समय तक धरती पे दबे रहने और उस पर लगातार प्रेशर और टेम्परेचर पड़ते रहने के कारण कोल का फॉर्मेशन, इसी प्रकार से आगे चल करके नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन होता है। तो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, और किस प्रकार का फॉसिल फ्यूल है? सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो ये फॉसिल फ्यूल है। अब कोल की जो प्रॉपर्टीज है, कोल को ये जो डिवाइड किया गया है 5 प्रकार से, ये उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर, पहले अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर कोल को जो है बांटा जाता था, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे कोल को डिवाइड करने का एक तरीका है जिसको कहा जाता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, GCV। तो पूरी दुनिया में यही मापदंड है और उसी मापदंड के आधार पर हमने कोल को उसमें जमाया है। पीट जो है वो कोयले का बनने का सबसे पहला स्टेज होता है। उससे जब वो ज्यादा मेच्योर हो जाता है तो लिग्नाइट बनता है, उससे और भी ज्यादा मेच्योर हो जाता है तो सब बिटुमिनस, फिर बिटुमिनस, और सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट। तो यानी अगर कहीं पर कोल फॉर्मेशन हो रहा है और वहां पर खुदाई किया जाए तो सबसे कम गहराई पर हमें पीट मिलेगा, उसके बाद लिग्नाइट, फिर सब बिटुमिनस, फिर बिटुमिनस, और सबसे ज्यादा गहराई पर एंथ्रासाइट कोल हमें मिलती है। तो जैसे जैसे हम इस ऑर्डर पे जैसे जैसे नीचे आएंगे, इनमें कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है। ध्यान रखिए, पीट में कार्बन कंटेंट सबसे कम, एंथ्रासाइट में कार्बन कंटेंट, कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा। लगभग इस एंथ्रासाइट में 85 से 90% तक कार्बन होता है और पीट में 40% से कम कार्बन होता है। तो कार्बन की मात्रा पीट से लेकर एंथ्रासाइट तक लगातार कम होती जाती है। इसी रेशियो में उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। क्वालिटी का मतलब है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो इसी रेशियो में उसकी क्वालिटी कम होती जाती है या कैलोरीफिक वैल्यू कम होती जाती है। और हम लोग इसके पहले केमिस्ट्री में पढ़ चुके थे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है और कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर ईंधनों को कैसे डिवाइड किया जाता है। डेप्थ के आधार पर भी हम देखेंगे तो पीट सबसे ऊपर मिलता है और एंथ्रासाइट सबसे नीचे मिलता है। तो जैसे जैसे हम पीट से एंथ्रासाइट आते हैं, ये 3 चीजें जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक, लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा इसको उल्टा देख लें कि एंथ्रासाइट से जैसे जैसे हम पीट की तरफ जाएंगे तो मॉइस्चर की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। जिस भी कोल में मॉइस्चर की मात्रा जितनी ज्यादा होती है, मॉइस्चर या हम उसको बोल सकते हैं वोलाटाइल सब्सटेंसेस, वाष्पशील पदार्थ, जिस भी ईंधन में वाष्पशील पदार्थ जितना ज्यादा होता है वो उतना इंफीरियर क्वालिटी का फ्यूल कहलाता है। बेस्ट क्वालिटी फ्यूल स्मोकलेस होते हैं और स्मोक तभी नहीं निकलेगा जब उसमें कोई वाष्पशील पदार्थ ना हो। ठीक है, तो एंथ्रासाइट में बिल्कुल भी नमी नहीं होती है, मॉइस्चर नहीं होता, वोलाटाइल सब्सटेंसेस नहीं होते, और जब ऐसे फ्यूल को जलाया जाता है तो एकदम नीली फ्लेम के साथ सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देते हुए वह जलता है। उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होता। तो मॉइस्चर पीट में सबसे ज्यादा है, एंथ्रासाइट में सबसे कम है। उसको स्वाभाविक बात है, एंथ्रासाइट जमीन में सबसे नीचे है, जमीन में सबसे नीचे होने के कारण टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर उसमें बचती नहीं है। ठीक है, अब इसमें उसी आधार पर जिसमें मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा धुआं देगा जलने पर।
उसमें सल्फर की मात्रा भी उतनी ज्यादा होगी और उसमें इम्प्योरिटीज या वोलेटाइल सब्सटेंस उतने ज्यादा होंगे। तो ये दो डंडे हमने ऊपर खींच दिए हैं। इसका मतलब एंथ्रासाइट से पीट की ओर जाने पर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, स्मोक कंटेंट बढ़ेगा, सल्फर कंटेंट बढ़ेगा, इम्प्योरिटीज कंटेंट बढ़ेगी, वोलेटाइल सब्सटेंस कंटेंट बढ़ेगा, धुआं देने की उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। तो ये तमाम चीजें हम यहां से, इसके पहले भी हम साइंस में समझ चुके थे, यहां भी हमने इसको समझ लिया। ठीक है, अब क्वालिटी एंड कार्बन कंटेंट ऑफ एनी कोल डिपेंड्स, किसी भी कोयला में कार्बन उसमें कितनी ज्यादा मात्रा में होगा या उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, ये तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, वो जो कोयला बना है वो कितनी टेम्परेचर पे बना है, हायर द टेम्परेचर हायर दी क्वालिटी। दूसरा, उसमें प्रेशर कितना पड़ा है, हायर द प्रेशर हायर दी क्वालिटी। और तीसरा, लेंथ ऑफ द टाइम इन फॉर्मेशन, उसको बनने में कितना समय लगा, जितना ज्यादा समय बनने में लगा होगा वो क्वालिटी, वो जो कोल है वो उतनी बेस्ट क्वालिटी की होगी। तो ये तीन चीजों को मिलाकर के कोयले में जो चीज आ जाती है उसको एक शब्द में कहा जाता है ऑर्गेनिक मैच्योरिटी। तो जिस कोयले में टेम्परेचर, जिस कोयले में बहुत ज्यादा सहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा सहा है, बनने में बहुत ज्यादा समय लिया है, इट मीन्स उसकी ऑर्गेनिक मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है। और ऑर्गेनिक मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है, इट मीन्स उसकी क्वालिटी बेस्ट है। ठीक है, दिस होल फिनोमेना इज नॉट ओनली अप्लाइड टू द कोल, इट इज अप्लाइड टू द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। हम जितना ज्यादा परेशानियां, दिक्कतें सहते हैं अपने जीवन में टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में, और जितना ज्यादा समय लेते हैं किसी चीज को करने में, हमारी भी मैच्योरिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कोई दाल भात नहीं है, खिचड़ी नहीं है कि आकर के खा जाओ और 6 महीने में तैयारी कर लो। हम बोलते हैं कि 2 साल का समय लगेगा, तो लोग के प्राण अफेम उड़ जाते हैं क्योंकि 2 साल में लगता है उनकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ठीक है, वो चाहते 6 महीने में यूपीएससी की तैयारी करा के और हमारे सर पे एक लाल बत्ती ठोक दो, कलेक्टर बना दो। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, लाल बत्ती ऐसे नहीं ठुकती है सर पे। उसके लिए आपको टेम्परेचर सहना पड़ता है, प्रेशर सहना पड़ता है, और आपको कलेक्टर बनने के लिए जो समय है यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ेगा। ये तीन चीजें जितनी ज्यादा होंगी आपके अंदर उतनी ज्यादा मेच्योरिटी होगी, और आपके अंदर जितनी ज्यादा मेच्योरिटी होगी आपके अंदर उतनी ज्यादा क्वालिटी होगी। और ऑब्वियसली सी बात है, पूरी दुनिया को क्वालिटी चाहिए, चाहे वो मोबाइल की बात हो, चाहे वो समोसे की बात हो, चाहे वो राजश्री की बात हो, या चाहे वो कलेक्टर की बात हो। तो इफ यू आर हैविंग गुड क्वालिटी, sufficient amount of quality to be an IAS officer, no one can deny। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुमने टेम्परेचर सहा जीवन में, प्रेशर सहा, न पढ़ाई में को वक्त दिया, ठीक है, और चले गए राजश्री दबा करके प्रीलिम्स दे रहे, तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, यू विल हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो इट्स नॉट ओनली अ थ्योरी ऑफ कोल फॉर्मेशन, इट इज अ थ्योरी ऑफ ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनने का रास्ता भी यही है। चलिए, हम लोग रास्ते से भटक गए थे, रास्ते में आते हैं। तो ये कोल फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल की क्वालिटी कैसे डिपेंड करती है, ये मैं आता हूं। अब कोल फॉर्मेशन पीरियड, हम लोगों ने हिस्ट्री, जियोलॉजी, अर्थ की हिस्ट्री पढ़ी है ज्योग्राफी में, अर्थ की हिस्ट्री पढ़ी है ज्योग्राफी में, ध्यान रखो, जिसको बोला जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने डिफरेंट एरा, पीरियड, एपॉक, ये सब पढ़ा हुआ है। उसमें आपने जब टेबल देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 3 समय ऐसा आया है, 3 पीरियड ऐसे आए हैं जब पृथ्वी पर कोयले का निर्माण हुआ है। वो 3 पीरियड कौन कौन से हैं? कार्बोनिफेरस पीरियड, जो कि 360 मिलियन ईयर से लेकर के 250 मिलियन ईयर तक चला, 360 मिलियन ईयर्स एगो टू 250 मिलियन ईयर्स एगो तक, यानी 36 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 25 करोड़ वर्ष पहले तक का जो पीरियड था उसको कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड में बहुत कुछ हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो हुई वो था कोयले का बनना। अब चूंकि ये सबसे पुराना कोयला है, तो ऑब्वियसली सबसे पुराना कोयला है, यानी इसने सबसे ज्यादा समय लिया बनने में, तो इसमें जो कार्बोनिफेरस समय का सेडिमेंट यदि हमें वो कहीं मिलता है तो उसमें जो कोयला मिलेगा वो एंथ्रासाइट कोयला मिलेगा। ठीक, फिर दूसरा कोयला बनने का पीरियड आया है पर्मियन पीरियड, जो कि 250 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 190 मिलियन ईयर्स एगो तक, माने 25 करोड़ वर्ष से लेकर के 19 करोड़ वर्ष पहले की बात हो रही है जब कोयला बना है। ठीक है, कोयला बनने में इतना समय लगता है, लाखों साल लगते हैं। ठीक है, हम 6 महीने में यूपीएससी बनने चले। ठीक, और नॉलेज जीरो है, ना अंग्रेजी बनती, न हिंदी बनती, न ग्रामर ठीक है, न हिस्ट्री ठीक है, आ गए 6 महीने में हमको कलेक्टर बना दो। तो पर्मियन पीरियड 250 से लेकर के 190 मिलियन ईयर्स तक होता है,
और इस समय जो कोयला बनता है, चूंकि इसने टेम्परेचर कम सहा है, कम समय में ये बन गया है, तो ये कोयला तो बना, लेकिन ये बिटुमिनस या सब बिटुमिनस क्वालिटी का कोयला होगा और इसमें एंथ्रासाइट वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी। फिर है टर्सरी पीरियड का कोयला, जो कि 15 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 10,000 साल पहले तक का पीरियड जो है उसको टर्सरी पीरियड कहा जाता है। फिर इसको दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, पैलियोसीन और होलोसीन, ये सब ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टर्सरी पीरियड में जो कोयला बना, ऑब्वियसली सी बात है, उसने बहुत ज्यादा समय बनने में नहीं लिया, धरती की ज्यादा गहराई पर नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं, प्रेशर नहीं है, तो वो कोयला बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा और इसमें जो कोयला मिलता है हमें वो या तो पीट होगा या लिग्नाइट होगा। तो इस प्रकार से 3 फेज कोयले के हैं पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कोयला पाया जाएगा, या तो वो कार्बोनिफेरस पीरियड का होगा, या पर्मियन पीरियड का होगा, या टर्सरी पीरियड का होगा। इसके अलावा कोई और समय धरती पर कोयला बनने का आया ही नहीं है। अब बन रहा होगा तो वो आगे चल करके फिर करोड़ों साल बाद जब उनकी खुदाई वगैरह होगी तो निकलेगा, ठीक है। चलिए, अब यदि हम इंडिया में देखें तो इंडिया में 3 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, लेकिन आप यहां पर परसेंटेज देख लें, इंडिया में एंथ्रासाइट कोयला 0.2% यानी नेग्लिजिबल, ठीक, और वो भी पूरे इंडिया में एंथ्रासाइट कोयला केवल एक जगह पाई जाती है, वो है जम्मू कश्मीर के कालाकोट में, ठीक। तो इसको हम आगे डिटेल से नहीं पढ़े, बस इतना ही समझ लीजिए, एंथ्रासाइट कोल इज नॉट फाउंड इन इंडिया। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो गलत है। फाउंड बट इन नेग्लिजिबल अमाउंट, यस इट्स ट्रू, एंड इट इज फाउंड ओनली इन जम्मू कश्मीर, यस इट्स ट्रू, एंड इन जम्मू कश्मीर इट इज फाउंड इन कालाकोट। एक जगह है जम्मू कश्मीर, बालाकोट नहीं, बालाकोट एक सर्जिकल स्ट्राइक अलग है, कालाकोट, ठीक है, वकीलों वाला कालाकोट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो भारत में हम लोग अपनी इंडिया का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है, आर्कियन, पुराना, गोंडवाना, धारवाड़, इस प्रकार से। तो जो हमारा पर्मियन पीरियड है वो इंडिया के गोंडवाना पीरियड से टकराता है, ठीक है। तो इंडिया में जो पर्मियन पीरियड में जो कोल बना है उसको लोग गोंडवाना कोल कहते हैं। तो पर्मियन कोल इंडिया में जो है वो गोंडवाना कोल कहलाता है, और उसमें जो कोल बना है वो बिटुमिनस और सब बिटुमिनस कोल का है, और इंडिया में 98% कोल इसी प्रकार का है। 98% coal of India belongs to Gondwana period and their type belongs to bituminous and subbituminous। बात समझ में आ गई। टर्सरी पीरियड के कोल भी इंडिया में मिलते हैं 1.8%, यानी कि पीट और लिग्नाइट। तो इस प्रकार से ये कोयले के बारे में कैसे बनता है, टाइप्स, कुछ उसके क्वालिटीज यहाँ पर हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एंथ्रासाइट कोल की बात इंडिया में हमने कर ली। अब हम बात करते हैं गोंडवाना कोल। गोंडवाना कोल इंडिया में पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है, पूरे प्रायद्वीपीय भाग में ही गोंडवाना कोल मिलता है, क्योंकि पेनिनसुलर पार्ट ही गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो वो हिमालय में नहीं मिलेगा, ठीक। तो कहां कहां मिलता है गोंडवाना कोल इंडिया में? ईस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी असम और सिक्किम में मिलता है, ठीक। यहां इंडिया में गोंडवाना कोल पाया जाता है, और भारत में गोंडवाना कोल 98% है, यानी इंडिया में बिटुमिनस और सब बिटुमिनस टाइप का जो कोल है वो 98% है। अब गोंडवाना कोल का जो रिजर्व है, भंडार, भारत में कहां है? सबसे ज्यादा देखते हैं झारखंड में 26%, उड़ीसा में 24%, छत्तीसगढ़ में 18%, वेस्ट बंगाल में 10%, मध्य प्रदेश में 7% और तेलंगाना में 5%, ठीक है। तो केवल 2 स्टेट की यदि हम बात करें तो 50% कोयला केवल इन्हीं 2 स्टेट में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, झारखंड और उड़ीसा, ठीक। तो आपको कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट घुमा फिरा के देते तो ये परसेंटेज आपको याद रखना। अब ये जो टोटल रिजर्व है इंडिया में, इसका 84% रिजर्व CIL के हाथों में है। CIL पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर काम करती है, जिसका फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार की एक कंपनी है, 84% कोयला रिजर्व उसके पास है। उसके पास है माने उससे रिलेटेड चीजों का प्रोडक्शन यही करती है। 9% कोयला रिजर्व का मालिक SCCL है, सिंगरेनी कोलरीज एंड कोलफील्ड लिमिटेड। 7% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। तो अगर हम इस पूरे रिजर्व का पोस्टमार्टम करके देखें तो 93% पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, 7% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। पब्लिक सेक्टर में भी CIL के पास 84%, SSCL के पास 9%। इन कंपनियों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल आगे चलकर के वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये तो रिजर्व की बात हो गई। हम आगे चलकर के वर्ल्ड में भी देखेंगे कि वर्ल्ड में क्या रिजर्व है।
प्रोडक्शन की बात हम करते हैं। प्रोडक्शन जो है यहां तो झारखंड के पास रिजर्व ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन में उड़ीसा लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है कोल प्रोडक्शन। 21.2% प्रोडक्शन उड़ीसा करता है, उससे ठीक 0.1% कम छत्तीसगढ़, 21.1% प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ का। ये हर साल बदलता रहता है, कीप इट इन माइंड, ठीक है। ये शाश्वत सत्य नहीं है कि सर ने ये बता दिया तो 1000 साल बाद भी यही आंकड़ा होगा, ऐसा नहीं है। ये हर साल वेरी करता है, ठीक है। प्रोडक्शन है, अगली बार अगर झारखंड ने कम ध्यान दिया कोयले सेक्टर पर, किसी और ने ज्यादा ध्यान दिया तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन हर साल वेरी करता है। झारखंड इस साल में 18% प्रोडक्शन करके तीसरे स्थान पर रहा, एमपी 16.5% चौथे स्थान पर, तेलंगाना 9% के साथ 5वें स्थान पर। अब ये जो टोटल प्रोडक्शन है, इस टोटल प्रोडक्शन का 95% प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, 5% प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। पब्लिक सेक्टर की दो बड़ी कंपनियां हैं भारत में, 89% प्रोडक्शन सीआईएल करता है और 6% प्रोडक्शन एससीसीएल करता है। इसीलिए हम आगे जब पढ़ेंगे कि 89% प्रोडक्शन सीआईएल अकेले करता है, इसलिए सीआईएल दुनिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, दुनिया की, इंडिया की तो है ही, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं कि इंडिया के पास जो बिटुमिनस कोयला है, उस बिटुमिनस कोयला का या गोंडवाना कोल का जो टोटल रिपोर्टिंग माइंस है, कितने खदान है भारत में। कोयले के बहुत खदान होंगे, लेकिन टोटल रिपोर्टिंग माइंस क्या है मैं पहले बता चुका हूं। 476 रिपोर्टिंग माइंस है, जिसमें से झारखंड में 132 है, वेस्ट बंगाल में 76 है, मध्य प्रदेश में 74 है, महाराष्ट्र में 57 और छत्तीसगढ़ में 55। अब इनमें से भी अगर हम देखें तो टोटल माइंस में से पब्लिक सेक्टर के पास में 455 माइंस हैं और प्राइवेट सेक्टर के पास 21 माइंस हैं। कोल माइनिंग इंडिया में दो प्रकार की होती है, पूरी दुनिया में दो प्रकार की होती है। इंडिया में ओपन कास्ट माइनिंग 94%, कोयले की ज्यादातर माइनिंग इंडिया में ओपन कास्ट होती है और अंडरग्राउंड 6% होती है। ओपन कास्ट अंडरग्राउंड क्या होती है, दोनों के क्या हानि क्या लाभ है, हम इसके पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक है। अब कुछ यहां तक हमने समझ लिया, इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया में ये गोंडवाना कोल कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोनिफेरस कोल हमने कंप्लीट कर लिया, एंथ्रासाइट इंडिया में कहां मिलता है, पर्मियन कोल गोंडवाना के रूप में हमने देख लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे टर्सरी कोल इंडिया में कहां कहां मिलता है, उसके कितने माइन है, उसका प्रोडक्शन कौन करता है। इसके पहले हम थोड़ी सी जो है कोयले की इंडिया में कैसे कैसी हिस्ट्री आगे बढ़ी है, हम उसके बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया, पहली कोल माइनिंग इंडिया में 1774 में शुरू हुई। ईस्ट इंडिया के दो व्यक्ति जिनका नाम था जॉन सुमनेर, SUMNER या समनर, जो तुम्हें पढ़ना हो, जॉन समनर एंड एस ग्रांट हीटली, ये दो व्यक्ति थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। इन्होंने ही पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोल फील्ड में कोयले की खुदाई शुरू की थी। उसके बाद लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही कोयले की खुदाई करती रही। कोयले की डिमांड पूरी दुनिया में 1853 के बाद बढ़ी, कारण 1853 में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बना लिया था और स्टीम बनाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो कोयले की पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ी और इसके बाद पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कोयले के कारण और लोहे के कारण आया। तो लोहा भी स्टील में तब कन्वर्ट होता था जब कोयला, तो पूरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो दुनिया में आई, यदि उसके पीछे की एक सिंगल आइटम देखें वो है कोल। तो कोल ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो है महत्व दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इंक्रीजेस कोल डिमांड, 1853 में स्टीम लोकोमोटिव माने स्टीम इंजन बन गया जो भाप से चलता था, उसके कारण पूरी दुनिया में कोयले की मांग बढ़ी और इंडिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोयले की खोज में तेजी लाई और जहां जहां उसको कोयल मिला उसका प्रोडक्शन करना उसने शुरू किया। तो अंग्रेजों के समय से लेकर के 1973 तक, यानी 1774 से लेकर के 1973 तक, यानी लगभग 200 साल कोयला प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था, यानी उसको प्राइवेट सेक्टर ही उसका प्रोडक्शन किया करती थी। ब्रिटिश काल में भी और जब हम स्वतंत्र हो गए तो भी गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसी समय कोयले का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया और 1971 में कोयले का नेशनलाइजेशन कर लिया गया, अर्थात अब कोयला सरकारी कंपनियां ही प्रोड्यूस करेगी, प्राइवेट कंपनियां प्रोड्यूस नहीं करेगी।
तो 1971 में कुकिंग कोल और 1973 में नॉन कुकिंग कोल। कोल कई प्रकार के होते हैं, कुकिंग और नॉन कुकिंग कोल, यानी 1973 में पूर्ण रूपेण इंडिया में कोल माइनिंग सेक्टर का नेशनलाइजेशन हो गया। 1973 से लेकर के 2015 तक यही पैटर्न चलता रहा, यानी भारत में 1973 से 2015 तक केवल और केवल सरकारी कंपनियां ही भारत में कोयले का प्रोडक्शन करती थी। लेकिन 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि कोयले के माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर को भी टेक पार्ट करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कोयले के सेक्टर में कुछ कंडीशन के साथ 2015 में प्राइवेट सेक्टर को आने की इजाजत दे दी। 2018 में वो कंडीशन भी खत्म कर दी और 2018 में कंप्लीट डीनेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइनिंग कर दिया गया। कितने तारीख को? 20 फरवरी 2018। 2015 में कंडीशन थी कि वही कंपनियां कोयले का प्रोडक्शन कर सकती हैं जो इसके पहले कभी कोयला फील्ड में रही हो। कोयला फील्ड में रही हो मतलब वहां घर बना के रहे हो नहीं, कोयले फील्ड का बिजनेस करते रहे हो, पावर का बिजनेस करते रहे हो, सीमेंट का, फर्टिलाइजर का, कोई ऐसा ही बिजनेस करते रहे हो। तो 4-5 बिजनेस उसमें सेलेक्ट किया गया था, वही कोल माइनिंग में टेक पार्ट कर सकते थे। 2018 में सरकार ने ये व्यवस्था भी खत्म कर दी, अर्थात अब कोई भी कंपनी, कोई भी किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस में नहीं, पैसा है, आपको ऑक्शन में भाग लेना है, आप जाकर के कोल माइनिंग के ऑक्शन में आप भाग ले सकते हैं। अगर आप सबसे ज्यादा बोली लगाते हैं तो वो कोल माइन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब कंप्लीट डीनेशनलाइजेशन हो चुका है कोल फील्ड का। वर्तमान में इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व। रिजर्व के मामले में इंडिया 5वें नंबर पे है, तो पहले में कौन है हम आगे चल के देखेंगे। और 2nd नंबर के कोल प्रोड्यूसर है, 5th रिजर्व में है, 2nd प्रोडक्शन में, दोनों बातों में अंतर है। और धनबाद, इंडिया का सबसे ज्यादा कोल माइनिंग धनबाद में होता है, धनबाद झारखंड में है। ठीक है, धनबाद इज द लार्जेस्ट कोल माइनिंग एरिया ऑफ इंडिया। एक पुराने समय में ब्रिटिश काल में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था सेठ खोरा रामजी चावड़ा। ये कच्छ के रहने वाले व्यापारी थे और लंबे समय तक भारत में 1774 से लेकर के लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन करती थी, माइनिंग करती थी। लेकिन ये व्यक्ति पहली बार इन्होंने उनसे ज्यादा कोल माइनिंग किया और ये पहले व्यक्ति थे, पहले इंडियन थे जिन्होंने ब्रिटिश मोनोपोली को कोल प्रोडक्शन में ब्रेक किया। ठीक, तो ये नाम याद रखना है, कभी कभी यूपीएससी पूछ सकता है। कोल प्राइसेस वर डीरेगुलेटेड इन 1996 इन अ फेज्ड मैनर। 1973 में कंप्लीट नेशनलाइजेशन हो गया और 1973 के बाद से लेकर 1996 तक भारत सरकार ही कोयले का रेट तय करती थी। लेकिन 1996 में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब कोयले को हम डीरेगुलेट कर देंगे। डीरेगुलेट माने कोयले की जो प्राइस है इंडिया में अब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, कई फैक्टर पर आधारित होगा। सरकार इसकी कीमत तय नहीं करेगी, लेकिन ऐसा काम हम धीरे धीरे करके करेंगे। तो 96 में ये काम शुरू किया, 2000 में ये काम कंप्लीट हो गया, यानी ईयर 2000 के बाद से इंडिया में कोल का प्राइस 100% डीरेगुलेटेड हो चुका है। यानी देयर इज नो रोल ऑन गवर्नमेंट फॉर फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ कोल आफ्टर 2000 ऑनवर्ड। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कोल माइनिंग एलोकेशन, इंडिया में कोल माइनिंग का एलोकेशन कैसे किया जाता है, किसको कोल खराब मिल जाता है, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव बिडिंग की जाती है। क्या मतलब है इसका? अभी इतनी अंग्रेजी भी नहीं आएगी तो यूपीएससी की तैयारी करना बेकार है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग का मतलब है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बोली लगाई जाएगी, यानी उसमें इंडिया के लोग भी बोली में भाग लेंगे और विदेशों के लोग भी, जो कोल फील्ड में या किसी और फील्ड में बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं, वो भारत में जब कभी भी कोयले के खदानों की नीलामी होगी तो उसमें वो भाग लेंगे। इसका मतलब है कि विदेशों के आदमी यहां आकर के भाग ले सकते हैं। इसका मतलब कोल सेक्टर में भारत सरकार ने एफडीआई दिया होगा तभी ना आगे ले सकते हैं। तो यस, एफडीआई 100%, कोल माइनिंग सेक्टर में 100% एफडीआई है और वो भी ऑटोमेटिक रूप से, यानी सरल तरीके से विदेशी कंपनियां भारत में आकर के कोल माइनिंग कर सकती हैं। 100% का मतलब है वो कोल माइनिंग का पूर्ण रूपेण स्वामी हो सकती है।
तो इंडिया में कोल माइनिंग में 100% है। तो इसलिए विदेश की कंपनियां भी आकर के भारत में जब कोल माइनिंग की बिडिंग होती है, बिडिंग में या ऑक्शन नीलामी, तो उसमें वो भाग ले सकते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा कोल माइनिंग उसी के हिस्से में जाएगा। ठीक, तो यहां तक की कहानी हमारी यहाँ पर कोल के बारे में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टर्सरी कोल इन इंडिया, फिर उसका कहां कहां प्रोडक्शन होता है, और फिर जब टर्सरी कोल भी पढ़ लेंगे, इसके बाद हम टोटल कोल का जिसमें हम कोल और लिग्नाइट दोनों को मिला करके वर्ल्ड में उसका सिनेरियो देखेंगे। फिर इंडिया में कौन कौन सी प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज हैं और वर्तमान में कोल का क्या स्टेटस है, वर्तमान में गवर्नमेंट की इससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज है। थैंक यू।